Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nayyar Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए लाइट चैप्टर का जो कि क्लास 10th का है उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स इसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ कर्व मिरर, एक कर्व मिरर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो अच्छे से उसका डेफिनेशन भी समझेंगे और बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। और सेकेंड हमारा है डेफिनेशन ऑफ कर्व कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह ही फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ कर्व्ड मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, इसके बारे में जान लेते हैं कि वाह एक कर्व मिरर हमारा क्या होता है। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कर्व्ड मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ कर्व मिरर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा इट इज़ अ क्या हो गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ hollow spherical mirror, hollow spherical mirror which one surface are reflecting and other surface are polished. फ्रेंड्स अदर सरफेस आर पॉलिश्ड, या आप सिल्वर्ड भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सिल्वर से ही पॉलिश किया जाता है, सिल्वर्ड। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा डेफिनेशन। क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेरिकल मिरर, सॉरी फ्रेंड्स एस्फेरिकल मिरर नहीं, एस्फेरिकल ग्लास है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेरिकल ग्लास विच वन पार्ट्स आर रिफ्लेक्टिंग एंड अदर पार्ट्स आर पॉलिश्ड। तो फ्रेंड्स चलिए इसको समझते हैं कि ना ये जो इस तरह से हमने लिखा है इसका डेफिनेशन, इसको और विजुअल बना के समझते हैं ना। ये तो फ्रेंड्स हमारा डेफिनेशन है, सिंपल है कि ये एक हॉलो मतलब फ्रेंड्स खाली है ना, जो अंदर से खोखला होते हैं ना उसको हॉलो बोलते हैं। जैसे आपका फुटबॉल है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, तो फ्रेंड्स वो क्या आपका एक हॉलो एस्फेरिकल शेप का एक आपका फुटबॉल है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हम लोग हॉलो एस्फेरिकल ग्लास के बारे में बात करेंगे है ना। वो हमारा कोई कॉटन का मतलब कोई क्लॉथ का बना होता है या किसी भी चीज़ का अदर मटेरियल का बना होता है जो कि हमारा ओपेक होता है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक हॉलो एस्फेरिकल ग्लास के बारे में बात करेंगे जिसका कि एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा और दूसरा सरफेस जो होगा फ्रेंड्स वो उसका पॉलिश्ड किया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम लोग एक बार डायग्राम बना के कैसे समझेंगे। तो एक बार इसको हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं, देखते हैं कि उसको डायग्रामेटिकली कैसे समझते हैं, कैसे उसको विजुअल बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो हमारा है हॉलो होना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स है ना, क्योंकि अगर हॉलो नहीं होगा तो फिर हमारा मिरर नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एज्यूम कीजिए कि एज्यूम नहीं फ्रेंड्स लेट करते हैं कि ये हमारा एस्फेयर है फ्रेंड्स, ये सर्किल नहीं है, ये हमारा एस्फेयर है। तो चलिए कुछ सिंबल कुछ और इसमें डिज़ाइन करते हैं जिससे ये लगे कि हाँ ये हमारा एस्फेरिकल शेप का है। तो फ्रेंड्स अब आपको लग रहा होगा आपका जो बॉल है क्रिकेट का
वो है, या आपको लग रहा होगा कि या तो ये आपका क्रिकेट का बॉल के डिज़ाइन का है, या तो आपका एक फुटबॉल के डिज़ाइन का है। अब फ्रेंड्स आप एज्यूम कर सकते हैं बैलून भी है ना, आपका एक बैलून जो फूला हुआ होता है पूरा, तो वो भी आपका एक अगर वो फ्रेंड्स अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं जबकि, लेकिन फ्रेंड्स अगर उसमें हम लोग कंसिडर करें कि वो एस्फेरिकल है, तो आप हॉलो कैसे समझ सकते हैं, मतलब जिसके अंदर खाली हो, है ना, जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं हो, है ना, तो हॉलो होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने एक बॉल का सिंबल बनाया, लेकिन फ्रेंड्स बॉल तो हमारा सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता है ना, लेकिन हमको एज्यूम करके चलना कि ये हमारा हॉलो है ना। तो ये एस्फेरिकल दिखने के लिए फ्रेंड्स हमने ऐसा डिज़ाइन किया है, इसमें ऐसा कुछ क्या कहते हैं, इसका डायग्राम बनाया। तो फ्रेंड्स अगर समझते हैं, है ना, एक हमारा हॉलो एस्फेरिकल ग्लास हो, उसमें से अगर हम यहाँ से एक पार्ट इस तरह से काट लें फ्रेंड्स, इस तरह से एक पार्ट हम काट लेते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये वाला पार्ट्स फ्रेंड, चलिए यहाँ बना लेते हैं इनको, ये वाला पार्ट्स हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। तो और फ्रेंड्स क्या होगा, इसका दो सरफेस होगा फ्रेंड्स, है ना, वो ऐसा दिखेगा। उसका एक इनर पार्ट होगा, एक आउटर पार्ट होगा, या एक इनर सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस होगा। फ्रेंड्स इसमें से क्या होगा, दो सरफेस है, दो में से कोई एक सरफेस आपका पॉलिश्ड होगा और एक सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होगा फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग कर्व का मतलब होता है फ्रेंड्स, है ना, जो कर्व होता है, कर्व का मतलब होता है टेढ़ा, है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्रेंड्स अगर प्लेन पूरा क्या कहते हैं सीधा हो गया है ना, पूरा आपका एक सरफेस की तरह बन जाएगा, तब तो फ्रेंड्स आपका एक प्लेन बन जाएगा, और प्लेन बनेगा तो फिर प्लेन मिरर हो जाएगा। हम डेफिनेशन किन का देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक कर्व्ड मिरर का देख रहे हैं ना। तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेरिकल ग्लास विच वन पार्ट्स, फ्रेंड्स यहाँ पे वन पार्ट्स छूट गया है ना, वन पार्ट इज, अलग कलर से लिख देते हैं, वन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस, वन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस, पार्ट की जगह फ्रेंड्स सरफेस ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और इसको सिंपल कर रहे हैं, सरफेस इज, है ना, वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस आर पॉलिश्ड या सिल्वर्ड। तो फ्रेंड्स हम लोग इस सिल्वर का पॉलिश क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हमने फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में अच्छा डिटेल्स किया है, डिटेल्स में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आप उसको भी जाके देख सकते हैं, है ना, उसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पूरा डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फाइनली कर्व मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बोले इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेरिकल ग्लास विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस आर पॉलिश्ड। तो फ्रेंड्स यही हमारा एक एज्यूम किए कि हमारा एक एस्फेरिकल ग्लास है जो कि अंदर से हॉलो है, खाली है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से एक बार इसको कट करेंगे तो वो कैसा पार्ट निकल के आएगा, वो इस तरह का हमारा एक पार्ट कट के आएगा, एक हिस्सा कट के आएगा जो इस तरह का होगा। इसी में फ्रेंड्स कोई एक सरफेस इसका पॉलिश्ड होगा और कोई अदर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स उसके बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे कि अगर अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दिए तो कौन सा मिरर हुआ, और अगर बाहर वाला पार्ट्स को पॉलिश कर दिए तो फ्रेंड्स कौन सा मिरर बनेगा। तो उसी को हम लोग फ्रेंड्स इस केस में डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी हमने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया कि इसका इनर पार्ट होगा कलर्ड या आउटर पार्ट कलर्ड होगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं ना। अगर हम बोल दें कि इसका इनर पार्ट होगा या आउटर पार्ट होगा तो फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो कॉनकेव हो सकता है या तो कॉन्वेक्स हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स हमने सिर्फ कर्व मिरर के बारे में बात किया, तो हमने बोला कि कोई है ना इन विच फ्रेंड्स है ना, इन विच वन सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस आर
पॉलिश्ड, कोई भी एक पार्ट, एक सरफेस उसका पॉलिश्ड हो सकता है और एक सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग हो सकता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा जो ये मिरर होता है, कर्व मिरर, वो कैसे बनता है और कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, है ना फ्रेंड्स। अब हम इसको मिटाते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स को मिटाते हैं। अब हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये डायग्राम भी उतार लेंगे, है ना, आप मेंशन भी कर देंगे कि इस डायग्राम से ये आपका स्फेरिकल मिरर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट जो हमारा है फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 2 नंबर है ना, 2 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर जो हमारा एक पॉइंट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉन्केव मिरर है। तो फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब हम डिफाइन करते हैं ना, कॉन्केव मिरर क्या होता है। फ्रेंड्स वही हमारा एक स्फेरिकल मिरर होता है ना। उसको अगर हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो हमारा कॉन्केव मिरर हो जाता है, और अगर उसका इनर पार्ट को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको हम ऐसे वो लिख सकते हैं, एक मिनट, इट इज अ कर्व्ड मिरर, इट इज़ अ कर्व्ड मिरर, है ना। हम लोग अब कर्व्ड मिरर बोलेंगे, कर्व्ड मिरर विच कॉन्केव मिरर की बात करें फ्रेंड्स तो आउटर पार्ट बोलेंगे, है ना, विच आउटर पार्ट या आउटर सरफेस बोल देते फ्रेंड्स, है ना। आउटर सरफेस आर पॉलिश्ड और सिल्वर्ड, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ करेंगे, सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस आर, है ना, इनर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड हमारा कॉन्केव मिरर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्या इसका डेफिनेशन में लिखा, इट इज़ अ कर्व्ड मिरर, है ना। ये आपका एक कर्व्ड मिरर है, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, एक कर्व्ड मिरर होगा विच आउटर सरफेस आर पॉलिश्ड, है ना, आउटर सरफेस आर पॉलिश्ड या सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग, है ना, इनर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली हमारा फ्रेंड्स क्या है, वो एक कर्व मिरर ही है। जैसा कि आपको हमने बताया कि अगर आप उनको अगर फ्रेंड्स आप उसको बाहर से अगर पॉलिश कर देंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा कॉन्केव मिरर बन जाएगा। अगर उसी मिरर को इनर सरफेस को, अगर उसी मिरर के इनर सरफेस को अगर आप पॉलिश करते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स का डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम कैसा होगा। तो इसका फ्रेंड्स डायग्राम होता है एक हमारा कॉन्केव मिरर होगा, सॉरी स्फेरिकल मिरर होगा, और वो बाहर से, है ना, वो बाहर से आपका पॉलिश किया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका पॉलिश का सिंबल है। ये जो हमने बाहर से इस तरह से डिज़ाइन किया है ये आपका पॉलिश का सिंबल है कि ये सरफेस आपका बाहर वाला सरफेस आपका पॉलिश किया हुआ है, और
ये आपका बाहर का पॉलिश किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे है ना, पॉलिश्ड सरफेस। और ये हमारा ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से इसको डायग्राम बना लेंगे और लिख लेंगे। और इसको आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको आप क्या बोलते हैं, इस मिरर को आप एक कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये आपका फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका एक कॉनकेव मिरर बन जाता है ना। सिंपल क्या है ना, आपका एक कॉनकेव मिरर होता है जिसका बाहर वाला सरफेस आपका पॉलिश्ड किया रहता है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बस बहुत सिंपल है, वही चीज़ हमने लिखा है ना, इट इज़ अ कर्व्ड मिरर विच आउटर सरफेस आर पॉलिश्ड और सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको उतार लीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार आप लाइक भी करें हमारे वीडियो को, है ना, तो और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। अब इसको हम मिटाते हैं फ्रेंड्स। अब जल्दी से लिख लीजिए, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिटाते हैं। यार आज क्या पता नहीं गला में क्या हो गया आज। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और फ्रेंड्स हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ना। सेकेंड पॉइंट का जो सेकेंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। आप जब कॉनकेव को जान गए तो कॉन्वेक्स को भी आप आसानी से बता सकते हैं। बस फ़र्क यही है, उसमें हम लोग बाहर से पॉलिश कर रहे थे, इसमें हम लोग अंदर से पॉलिश कर देंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब आप अपने से इसका डेफिनेशन लिखने के एबल हो गए फ्रेंड्स, है ना। ये हमने कर लिया और ये अब हम करने जा रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं ना। ये हमारा इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन बस वही होगा, है ना, सिंपल। इट इज़ अ कर्व्ड मिरर which inner surface, अच्छा से एक मिनट, which inner surface are polished और सिल्वर्ड। फ्रेंड्स हम बार बार दोनों लिखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से कोई एक ही लिखना, या तो पॉलिश्ड लिखना या तो सिल्वर्ड लिखना फ्रेंड्स, है ना। पॉलिश्ड या सिल्वर्ड एंड outer surface are reflecting। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सिंपल उल्टा है उसका, है ना। उसमें हम लोग बाहर वाला सरफेस, आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे थे, इनर को रिफ्लेक्टिंग रख रहे थे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनर सरफेस को पॉलिश करेंगे और आउटर को रिफ्लेक्टिंग रखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, जिसका आउटर सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड्स आप अच्छा से लिख लीजिए। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी तरह का आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए,
ये हमारा प्लान रहता है फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा मोटिव रहता है और यही हमारा एम है। और इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं और इसी के बेस पे हम अपना पूरा वीडियो को तैयार करते हैं कि आपके मन में कोई भी आपके मन में डाउट नहीं हो, हम ऐसा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। आई होप कि फ्रेंड्स आप आज से पहले इतने आसानी से, हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको मालूम भी होगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको कि इतने आसान तरीके से कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन पता नहीं होगा। वो हो सकता है कि वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को पहचानता तो होगा, लेकिन इतने आसानी तरह से, इतने सिंपल तरीके से, है ना, उसको डेफिनेशन पता नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे क्या आप इतने आसान तरीके से इस कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के डेफिनेशन के बारे में जानते थे, और ये इस तरह से विजुअल बना के आप समझे थे कभी, है ना, डायग्राम से इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको कभी हुआ था? अगर हुआ था तभी बताएंगे, नहीं हुआ था तब भी बताएंगे फ्रेंड्स, है ना। आई होप कि आपको हुआ होगा, है ना। तो चलिए इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल फ्रेंड्स। इसको इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं और इसका इनर सरफेस को फ्रेंड्स हम पॉलिश्ड कर देते हैं ना। इसका इनर सरफेस यानी अंदर की साइड वाला को फ्रेंड्स पॉलिश कर देते हैं, और बाहर का सरफेस, आउटर सरफेस जो है उसको हम लोग फ्रेंड्स क्या रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग रखते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिश्ड हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और ये हमारा मिरर जो है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर हमारा बन गया। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से उतार लीजिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको उतार लीजिए, और हम अपने जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट टॉपिक है, वो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन वाला है, उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और फ्रेंड्स आज के लेक्चर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है फ्रेंड्स, है ना, इसी को हम लोग देखेंगे, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं और हम लोग अपने एक सबसे बिगेस्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके लिख लीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स अब मिटाते हैं, इन सब को भी मिटाते फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, है ना, नीड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटा दिए, ये हमने फ्रेंड्स पूरा कर लिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें कुछ हमारे टर्म्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग एक इमेज को तैयार करेंगे, है ना, फॉर्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लिख लेते हैं, है ना। सम इम्पोर्टेंट, ये हमारा 3 नंबर का फ्रेंड्स, है ना, ये वाला हमारा पॉइंट है। तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, है ना, कुछ सब हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको यूज़ करके फ्रेंड्स हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं और उसी से हम लोग विजुअल कर लेंगे, और एक ही बार में हमारा सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सारे टर्म्स हम एक ही बार में फ्रेंड्स को हम डिफाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्या होगा, एक इस तरह का हमारा मिरर है, ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, है ना, एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एक लाइन होगा जो कि एक मिरर के बीच से होके क्रॉस करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लाइन है जो कि मिरर के बीच से होके क्रॉस करता है, तो फ्रेंड्स इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना।
इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो जिस पॉइंट पे मिरर को ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है फ्रेंड्स, उस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका नाम है पोल, है ना फ्रेंड्स, इसका नाम है पोल, इसीलिए इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स क्या होगा, इसके आगे इसका कुछ ये जिस स्फीयर से काटा गया होगा फ्रेंड्स, है ना, ये जिस स्फीयर से काटा गया होगा, एज्यूम करते हैं कि वो जो हमारा स्फीयर होगा वो इस तरह से, है ना, इस तरह से हमारा बनेगा। तो उस स्फीयर का कुछ तो फ्रेंड्स, है ना, उस स्फीयर का कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसका कुछ तो कहीं तो सेंटर होगा। तो जो सेंटर उस स्फीयर का होगा वही सेंटर फ्रेंड्स इस मिरर के लिए भी होगा, क्योंकि ये उसी मिरर का एक पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये उसी मिरर का एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक स्फीयर होगा, है ना, एक स्फीयर का पार्ट है। तो वो इस तरह से जब इसको हम पूरा एक्सटेंड करेंगे तो एक हमारा स्फीयर कंप्लीट होगा। तो उस स्फीयर का तो कोई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही हमारा इस मिरर का भी होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसी का तो पार्ट काटे हैं ना, जो इस पूरा स्फीयर का हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही इस मिरर के लिए भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम लोग समझते हैं, लिखते हैं, है ना। तो अब इसको मिटा देते, ये हमने इसलिए बनाया था कि आपको आसानी से विजुअल हो जाए, आप समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें लेट करते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कहीं यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स एक फोकस होता है इसका, है ना, एक फोकस होता है जो कि एकदम बीच में है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है एग्जैक्ट फ्रेंड, है ना, तो वो हमारा फोकस होता है। और फ्रेंड्स यहीं से हमारा, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, यहीं से हमारा जो है वो क्या कहते हैं आपका F इज इक्वल टू R/2 होता है, जो कि फ्रेंड्स आपका R क्या होता है, इस सेंटर, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, पूरा एक सर्किल का जो कोई तो रेडियस होगा फ्रेंड्स, इसका कुछ तो रेडियस होगा। तो इसका जो रेडियस होगा फ्रेंड्स वही इसका भी रेडियस, मतलब जो एक स्फीयर होगा फ्रेंड्स, है ना, एक स्फीयर होगा उसका कुछ तो रेडियस होगा, है ना। तो उसका जो रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा, है ना। तो वही इस स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस होगा। तो उसी को हम लोग R से डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से लिखते हैं F इज इक्वल टू R/2 कि F जो है फ्रेंड्स ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और रेडियस जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ से पोल के बीच का डिस्टेंस है, और फोकस आपका F से पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ऑब्वियस ही बात है कि ये जो R है ना F का डबल है, यानी F आप बोल सकते हैं F जो है इस R का आधा है ना, F जो आपका इस R का आधा है। तो हम लोग यहाँ से F इज इक्वल टू R/2 लिखते हैं। फ्रेंड्स इसका एक एक्चुअल डेफिनेशन और होता है ना, वो भी आप लोगों को बताएंगे हम, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स हम अभी सिर्फ टर्म्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा कुछ टर्म्स तक फ्रेंड्स हमको आई होप कि जितने भी टर्म्स थे वो हमने लिख दिया है ना। अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे भी, है ना, डेफिनेशन डिफाइन भी करेंगे कि कैसे इसको इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं ना, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सब इस सारे पॉइंट को एक एक करके डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हमारा जो है इसमें पहला पॉइंट है हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ABCD करके लिखेंगे, क्योंकि 1 2 हमने जो रोमन नंबर का वो यूज़ कर लिया फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग 3 का A बोलेंगे, है ना। 3 का A क्या होगा, ये जो आपका एक लाइन है ना, ये लाइन आप कैसे इसको यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से कैसे इसको देख के बता सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जो कि एक मिरर के बीच से होके, है ना, बीच से होके और मिरर पे परपेंडिकुलर फ्रेंड्स, है ना,
एक ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू द मिरर हो और मिरर के सेंटर से होके क्रॉस करता हो, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लिखते हैं इनको, है ना। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी भी चीज़ को विजुअल बना के, है ना, देख के लिखते हैं, आराम से समझ के लिखते हैं, तो बहुत आसान लगता है फ्रेंड्स, है ना। एक्चुअली कुछ होता ही नहीं, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत इजी होते हैं ना। लेकिन बस फ़र्क क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जब इसको अच्छे से देख के समझते हैं ना, इसको विजुअल बना के देखते हैं ना, इसको प्रैक्टिकल, इसको यूज़ कर, मतलब इसको जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं विजुअल बना के देखते हैं, है ना, तो उसके बाद हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन विच परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो फ्रेंड्स लिखेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, कुछ टेढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स लाइन, इट इज अ straight line which is perpendicular to the line which is perpendicular to the perpendicular to the mirror, and passes through मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट बोल देते फ्रेंड्स, या मिडिल या मिड पॉइंट या सेंटर, सिंपल बोलते हैं फ्रेंड्स, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर is called प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख सकते हैं ना, क्या लिखे हम लोग, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड passes through the center of the mirror is called, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक हमारा जो लाइन है वो आपके मिरर के बीच से होके पास किया है और मिरर पे आपका परपेंडिकुलर भी फ्रेंड्स है ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर है, और आपका जो सेंटर ऑफ द मिरर से भी पास करता है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर। इस मिरर का जो एक सेंटर होगा फ्रेंड्स, ये बीच वाला पॉइंट, इससे होके क्रॉस जो लाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हमारा जो मिरर का होता है वो हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम मिटाते हैं और अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो फ्रेंड्स आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके या पीछे करके लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट यानी बी के बारे में बात करेंगे। पॉइंट हम बी के बारे में पॉइंट बी के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो पॉइंट बी हमारा क्या होगा, हम लोग पॉइंट बी
पोल को ले लेते हैं ना, तो हमारा जो पॉइंट बी होगा फ्रेंड्स वो पोल ले लेते हैं ना, पोल है ना। पोल क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो पोल है वो क्या होगा, ये आपका एक मिरर पे एक ऐसा पॉइंट है ना, सिंपल एक ऐसा पॉइंट जो कि मिरर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस आपका पासेस किया हुआ, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अ पॉइंट, पोल क्या है आपका, इट इज़ अ इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम लोग पोल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप कई तरह से बोल सकते हैं ना, सिंपल आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जो एक मिरर का बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ से होके आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करता पास करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे है ना, इट इज़ अ इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आपका मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इट इज़ अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, it is a intersection point of mirror and principal axis है ना। तो फ्रेंड्स सिंपल है, ये आपका क्या है, एक जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक मिरर और एक प्रिंसिपल एक्सिस। इन प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फ्रेंड्स वही आपका पोल कहलाता है। तो आपका ये देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है और मिरर है, इन दोनों का जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे कट किया है वही आपका पोल कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी मिटाते हैं और हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, अब हम लोग सी पॉइंट की तरफ चलेंगे है ना। सी पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आप लोग भी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी बना के लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा जो पॉइंट सी होगा वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है फ्रेंड्स, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ऑफ ए मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ये किसका सेंटर है फ्रेंड्स। अभी हमने आपको बताया कि ये एक स्फीयर का सेंटर है। मतलब जिस स्फेरिकल ग्लास से आपने इस मिरर के पार्ट को काट के निकाला है, इस पार्ट को काट के निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही तो सेंटर फ्रेंड्स इसका भी होगा। आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने अभी देखा कि इस तरह से काट के हम एक पार्ट इसका निकाल लिए, तो यही आपका क्या कर्व मिरर बन गया। तो फिर इसका सेंटर है ना फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, इसका सेंटर क्या होगा, फ्रेंड्स, इस जो आपका ये जो आपका मिरर है फ्रेंड्स है ना, ये जो आपका कर्व मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका एक पूरे स्फीयर का है ना फ्रेंड्स, ये सर्किल नहीं है ना, स्फीयर है, हम लोग बार बार टर्म्स यूज़ करेंगे स्फीयर। तो ये जो आपका एक स्फेरिकल ग्लास है, तो जो इस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होगा फ्रेंड्स वही तो सेंटर इस कर्वेचर का भी होगा, है ना फ्रेंड्स, वही तो सेंटर, यही सेंटर तो इसका भी है, क्योंकि फ्रेंड्स उसी स्फीयर में से तो हमने काट के निकाला है। तो फ्रेंड्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका एक स्फेरिकल ग्लास का होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए भी होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत आसान है फ्रेंड्स, है ना, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी अब लिखते हैं ना, डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर ऑफ अ curved mirror is same as the center of curvature of spherical glass। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर है, तो ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज सेम एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास। तो फ्रेंड्स जो एक स्फेरिकल ग्लास का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वही आपका इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मिरर है आपका कर्व मिरर, ये भी आप उसी स्फीयर से काट के निकाला है। तो जो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस मिरर का भी होगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस मिरर का भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा बच गया फ्रेंड्स एक फोकस, है ना। ये हमारा एक फोकस बच गया, उसको भी डिफाइन कर ही लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको आप फिर से मिटाते हैं और अपने नेक्स्ट और कह सकते हैं लास्ट जो पॉइंट्स, लास्ट जो टर्म्स है इसमें यूज़ होने वाला, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मिटाते हैं। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिटाते हैं, या तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग लास्ट जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा है ए बी सी डी हो गया फ्रेंड्स। ए हमने प्रिंसिपल एक्सिस को बोला, बी सी। अब हम लोग डी की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, है ना। हम अपने डी की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर पॉइंट में कोई दिक्कत, अगर मिस्टेक होगा तो आप ना सुधार लीजिएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा डी पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, ये फोकस हमारा क्या होता है तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। ये एक पॉइंट होता है, ये एक ऐसा फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका एग्जैक्टली बीच में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में जो आपका पॉइंट होता है फ्रेंड्स, वही आपका फोकस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख लेते हैं। इट इज अ पॉइंट it is a point on principal axis which is exactly centered exactly at the center between exactly at the middle point लिख देते फ्रेंड्स, है ना। मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट, आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना, आप बात को समझ पा रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विच इज़ एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ between pole and center of curvature तो फ्रेंड्स ये क्या हमारा, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होता है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं
और इसको भी मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ। हालांकि फ्रेंड्स जो अभी हमने लिखा है ये भी हमारा मेन पॉइंट ही था, इसी को हम लोग यूज़ करके, है ना, यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन करने के लिए और भी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारा है साइन कन्वेंशन का। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन हमारा कैसा होता है, वो जैसे एक लेट्स एक मिरर है ना, एक मिरर है। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर लाइन चला जाए तो उसके लिए कोई वरी नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएगा तो ऊपर बढ़ा दीजिए, है ना, तो फिर आप बीच में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का, साइन कन्वेंशन का, कि कब हमारा u ज़ीरो होगा, कब हमारा v ज़ीरो होगा, किस में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, किस में हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कब कहाँ इमेज बनेगा तो इमेज नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा, कहाँ पे किस पोजीशन पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, और उसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे कि पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग समझने के लिए अभी हम लोग एक साइन कन्वेंशन देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इतना उसको डिफ़िकल्ट तरीके से डिफ़िकल्टीज बना करके रिप्रेजेंट किया गया है कि फ्रेंड्स आपको आधी से ज़्यादा बातों तो समझ में भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहिए और आपको हम सबसे ईजीएस्ट मेथड में बताएंगे। और आप इसको कभी अगर हो सकता है कि अगर आप भूल भी गए, फॉरगेट हो गया, तो फ्रेंड्स आप उसको रिमेंबर तुरंत कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, बहुत शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कैसे उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्स एक्सिस है, हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक्स एक्सिस पे, है ना, इस एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड में होगा फ्रेंड्स, है ना, जो एक्स एक्सिस पे राइट साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। और जो हमारा इस मतलब आप ऐसे कर सकते, जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन से राइट साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा फ्रेंड्स वो हमारा निगेटिव होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा ओरिजिन है, लिख देते पूरा ओरिजिन। तो फ्रेंड्स ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जो हमारा एक्स एक्सिस पे राइट साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे, है ना, वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस पे जो हमारा इस ओरिजिन से ऊपर, सिंपल समझ सकते हैं, जो ओरिजिन से ऊपर की मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा होगा वाई एक्सिस पे वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस पे, और जो हमारा वाई एक्सिस पे ये नीचे वाला हिस्सा होगा, है ना, इस एक्स एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट को हम लोग नीचे वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव सिंबल देंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल है कि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेंगे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल हमारा कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे पूरे के पूरे पढ़ लेते हैं ना, पूरा लाइट चैप्टर पूरा क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, इमेज ड्रॉ सब कुछ कर लेता है, लेकिन फ्रेंड्स जब वो क्वेश्चन बनाने जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि सर कॉनकेव मिरर या किस केस में, है ना सर, या आप कॉनकेव मिरर के केस में और जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में है। तो फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग सर किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, है ना। और फिर हम जब कॉन्वेक्स मिरर में रहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेंगे। तो वो सब चीज़ फ्रेंड्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी और आपको अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। एक इमेज भी फॉर्मेशन करेंगे, एक इमेज को फॉर्म करेंगे ऑब्जेक्ट ले करके, और फ्रेंड्स उसमें अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा
कि जब हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में आते हैं ना, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के केस में हमारा यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, यू भी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर होता है वो, और फोकल लेंथ, ये सब जो है हमारा फ्रेंड्स, इन सब में कॉनकेव मिरर के केस में इन चारों चीज़ में है ना, हमारा जो 4 पॉइंट होता है, यू होता है, भी होता है, आर होता है और एफ होता है। तो फ्रेंड्स ये चारों जो हमारा एक सिम्बॉल्स है, ये जो सिम्बॉल्स हमारा चारों, ये कॉनकेव मिरर के केस में इस चार में से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, और जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जाते हैं तो उनमें आपका U पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, V पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि सर एक कॉनकेव मिरर के केस में क्या हमको पॉजिटिव लेना, क्या निगेटिव लेना है, और एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, वो सब अभी फ्रेंड्स आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, मतलब ये डायग्राम आप उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ये इससे आप सेकंड भर में पता लगा पाएंगे, यानी आप क्या कहते हैं कि आप जान पाएंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में आपका क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स आप उसको आराम से जान पाएंगे, आराम से उसको कंसीडर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम मिटाते हैं और एक अपना जो एक इमेज फॉर्मेशन वाला पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसमें एक इमेज का फॉर्म करके देखते हैं ना, इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं, और उसमें और भी अच्छे से फ्रेंड्स आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, एक इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। तो उसमें क्या फ्रेंड्स, लेट्स आपका ये एक मिरर है ना, आपका एक मिरर है जो कि हम कॉनकेव मिरर। तो फ्रेंड्स हम बार बार कॉनकेव मिरर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्या फ्रेंड्स, जो आपका मैक्सिमम केसेस है वो कॉनकेव मिरर में ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केसेस ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉनकेव मिरर पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। लेट करते कि हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फ्रेंड्स कुछ एक और पॉइंट था जिसको आपको लिख ही लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स को भी लिख ही लेते हैं ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो देख लेते हैं ना क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं, है ना। नेसेसरी या सम इम्पोर्टेंट, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर ही वो भी आता है फ्रेंड्स, है ना, कि हमको क्या क्या ज़रूरत है, उसी में हमारा आता है कि फ्रेंड्स जो एक इमेज फॉर्मेशन के लिए होता है उसको चलिए फ्रेंड्स हम लिखा देते हैं अलग से। तो आप पॉइंट स्टार दे के लिख लेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रे ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। उसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना, आपको कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो फ्रेंड्स आपको ओनली नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, मतलब एटलीस्ट 2 लाइट रे का ज़रूरत होती है ना। 2 लाइट रे की नीडेड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। अब मैक्सिमम फ्रेंड्स आप जितना भी लाइट रे ले सकते हैं ना, तो आप मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं वो सब चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग एक जो लिस्ट लगेज लेके बहुत ही ईजीएस्ट मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे आसान ये होता है कि आप ओनली 2 रे ऑफ लाइट को लें और उससे आप इमेज फॉर्मेशन करें। तो फ्रेंड्स चलिए वो जो हमारा 2 रे ऑफ लाइट होगा उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ना, हाउ टू यूज़ लाइट ऑफ रे, है ना, हाउ टू यूज़, आप ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं, हाउ टू यूज़ ऑफ या हाउ टू यूज़ रे ऑफ लाइट to form, how to use ray of light to form, इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, है ना, to form image of
एनी ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे लाइट रे का यूज़ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, तो चलिए फ्रेंड्स उसकी तरफ उसको हम देखते हैं ना कैसे यूज़ करेंगे। उसमें दो जो हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे, है ना, या हाउ मेनी रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं ना, हाउ मेनी रे ऑफ लाइट यूज्ड टू फॉर्म, है ना। चलिए इसको ऐसे ही बना लेते हैं, हाउ मेनी रे ऑफ लाइट, है ना, हाउ मेनी रे ऑफ लाइट used, how many ray of light used for image formation, है ना, how many ray of light, एक मिनट फ्रेंड्स, एक ही कलर का यूज करते हैं ना, how many ray of light used for image formation used for image formation of used, how many ray of light used in image formation of an object। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है, कितने लाइट ऑफ रे का हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो आंसर होगा हमारा, देर आर एट लीस्ट 2 ray of light are used in formation of image, है ना, there are at least 2 ray of light are used in formation of image of an object। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे एटलीस्ट हमने क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि कम से कम आपको 2 रे ऑफ लाइट लेना होगा, है ना, 2 रे ऑफ लाइट लेना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर आपको इमेज फॉर्म करना है तभी आप उसका इमेज फॉर्म कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड्स आप इनफाइनाइट ले सकते हैं ना, क्योंकि हमारे ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रे ऑफ लाइट गिरती है वो इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट फॉल होती है फ्रेंड्स। तो आप वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन हम लोग उतना तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, उतना हम लोग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, है ना, डायग्राम उसका नहीं बना सकते। तो हम लोग एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट लेंगे, है ना, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो चलिए कैसे उसका यूज़ करेंगे ना, कैसे यूज़ करेंगे उस 2 रे ऑफ लाइट को, उसका क्या नियम होगा, कैसे वो पास करेगा, कहाँ से आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम मिटाते हैं। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लिख लेते हैं ना। अब हमारा जो पॉइंट है वो है हाउ टू यूज रे ऑफ लाइट in formation of image, तो फ्रेंड्स चलिए इनके बारे में जानते हैं कि कैसे उसको यूज़ करते हैं ना, उस लाइट ऑफ रे का कैसे यूज़ करते हैं किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो पहला रे लेंगे ना, पहला रे ऑफ लाइट लेंगे, उसमें वो हमारा होगा जो हमारा फर्स्ट रे ऑफ लाइट होगा,
है ना, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट होगा वो क्या लेंगे, वो कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए लिखते हैं, टेक फर्स्ट रे ऑफ लाइट, फर्स्ट या वन रे ऑफ लाइट सिंपल लिख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट या सेकंड में क्या करें। तो पहला हम लोग लिखेंगे टेक वन रे ऑफ लाइट, ray of light which is parallel to the principal axis and after reflection from mirror it goes through focus of the mirror। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा होगा, ये हमारा जो होगा है ना, पहला मतलब एक रे ऑफ लाइट को कैसे लेना, एक रे ऑफ लाइट को हमको लेना टेक वन रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, एंड है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जब मिरर पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो फ्रेंड्स वो क्या होगा, इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। जब मिरर से एक रे ऑफ लाइट हमारा आएगा फ्रेंड्स इस तरह से, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और फिर फ्रेंड्स जब वो मिरर से टकराएगा, है ना, तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से गुजरना चाहिए, वो आपका फोकस ऑफ द मिरर से गुजरना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स वो इस तरह से हमारा पास होना चाहिए, है ना, वो फोकस से पास होना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला रे होगा वो हम कैसा लेंगे, या एक रे हम कैसा लेंगे, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, जो आएगा जब इन्फिनिटी से आएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये आप ऐसे मान सकते, जो ऑब्जेक्ट से पहला रे निकलेगा या एक रे जो निकलेगा, वो एक रे हमारा उस ऑब्जेक्ट से जो निकलेगा वो हमारा प्रिंसिपल से पैरेलल होगा, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मिरर पे वो स्ट्राइक करेगा, है ना, मिरर पे जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारा फोकस से होके क्रॉस करेगा, पास करेगा। तो पहला रे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं सेकेंड रे की तरफ। सेकेंड रे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से इसको उतार लीजिए और हम सेकेंड रे के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो फ्रेंड्स अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम इसको मिटाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हमारा जो सेकेंड रे हम लेंगे लाइट का, है ना, सेकेंड रे ऑफ लाइट हमारा वो कैसे गुजरना चाहिए, है ना, वो कैसे गुजरना चाहिए फ्रेंड्स। हालांकि आपके बुक में आप जब अपने बुक को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ दिया होता है ना, कि आप बहुत ऐसा सिचुएशन होता है या बहुत ऐसे तरीके होते हैं सेकेंड रे ऑफ लाइट को लेने का। पहला रे तो फ्रेंड्स आप पैरेलल ही लेते हैं ना, आपके हर एक बुक में आपका पहला रे ऑफ लाइट तो पैरेलल ही होगा, वो फिक्स है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट होता है, हालांकि ये जो पैरेलल है वो भी आप बदल सकते हैं ना, इसमें भी आप दो रे, मतलब सिंपल आप कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो रे आप यूज़ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। तो फ्रेंड्स हम उसमें से यूज़ कर रहे हैं पहला पैरेलल और दूसरा अभी हम बताएंगे कि वो कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स उसको भी लिखते हैं, है ना। आपकी बुक में और भी कई तरीके से ड्रॉ किया होगा फ्रेंड्स, उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये इसमें बुक में तो ऐसा है, आप ऐसा बताएं। तो फ्रेंड्स कोई भी गलत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं ना आपको कंसीडर करने का, रे ऑफ लाइट लेने का, यूज़ करने का। तो उसमें से हम एक तरीका आपको बता रहे हैं और जो सबसे आसान भी है फ्रेंड्स,
है ना। ये सबसे आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड वाला को लिखेंगे और आप इसी को यूज़ करेंगे, है ना। सेकेंड वाला को लिखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा, वो कैसे उसको कैसे लेना है। टेक द सेकेंड रे ऑफ लाइट, second ray of light, take the second ray of light which is coming from object and इट डायरेक्ट गोज थ्रू, है ना। ये डायरेक्ट ही हमारा कोई इमेज के पास पहले ये मिरर के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कहाँ से हमारा, इट डायरेक्ट या इट गोज थ्रू डायरेक्ट, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इट गोज डायरेक्ट थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो हमारा जो सेकेंड रे होगा फ्रेंड्स, उसको हम कैसे लेंगे, उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट से आता हुआ यानी कमिंग लाइट लेंगे, है ना, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ से गुजार देंगे, डायरेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देंगे फ्रेंड्स। और फिर जो वो दोनों लाइट फिर जहाँ पे कट करेगा एक दूसरे को, वो हमारा इमेज हो, वहाँ जहाँ पे कट करेगा वहीं पे हमारा फ्रेंड्स इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ना। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट लेना है वो आपको कैसा लेना है, वो सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि आपका ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, है ना, आ रहा होगा, उसको आपको कैसे उसको ले जाना है, उसको आप डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट उसको ले जाना है थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अब एक इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको मिटाते हैं और एक इमेज फॉर्म करके देखते हैं, है ना। अब हम लोग इमेज फॉर्म करके देखेंगे, एक केस के बारे में आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड, और बाकी जितने भी इमेज फॉर्मेशन के जितने भी केसेस हैं ऑब्जेक्ट के, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, उनको हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं ना। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया फाइनली। तो हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, है ना। इमेज फॉर्मेशन है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ना कॉनकेव मिरर। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखते हैं। तो एक सिचुएशन लेते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना, जब हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, तब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको हम लोग लेते हैं, है ना। तो हम लोग एक मिरर लेंगे और एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे फ्रेंड्स, है ना। और इसको हम लोग पीछे से कलर कर देते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, अब ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग एक अंदाज से यहाँ पे अगर F ले रहे हैं, इसके डबल डिस्टेंस पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है ना। तो अब हम देखेंगे, है ना, अब हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं इस तरह से एक्सटेंड होगा, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, है ना फ्रेंड्स। इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो उसको देखते हैं फ्रेंड्स। हम क्या बोले थे फ्रेंड्स, जो पहला रे ऑफ लाइट होगा जो कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना, वो कहाँ से, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। पहला रे जो हमारा होगा, पहला रे ऑफ लाइट, वो कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड
सॉरी कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो फ्रेंड्स हम जो पहला रे ऑफ लाइट लेंगे वो ऑब्जेक्ट से जो आता हुआ लाइट ऑफ रे होगा वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और क्या बोले थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से, है ना, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो फ्रेंड्स ये इस तरह से फोकस से होके, इस तरह से फ्रेंड ये फोकस से होके पास करेगा, है ना। जब रिफ्लेक्ट करने के बाद जब ये हमारा एक रे ऑफ लाइट लेंगे जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वो जब आपका मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस ऑफ द मिरर से पास करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये एक कंडीशन हो गया, हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स एक कंडीशन हो गया, एक रे ऑफ लाइट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट कैसे लेना फ्रेंड्स, आपको बताया कि सेकेंड रे ऑफ लाइट इज डायरेक्ट गो थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर या सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर के से डायरेक्ट वो पास कर जाएगा। जो हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा वो डायरेक्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि वो जो हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा वो डायरेक्ट जो है मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से पास करा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट यहाँ से आएगा और इधर जाता रहेगा, क्योंकि इधर कोई मिरर नहीं है ना, कोई हमारा मिरर नहीं, तो इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वो सिंपल इधर से जाता रहेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे ना, एक ये जो पॉइंट है हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, है ना, एक बार थोड़ा सा अच्छा से, ये जो हमारा फ्रेंड्स पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे कट किया है ना। तो जिस पॉइंट पे कट किया फ्रेंड्स, हम बोले कि जहाँ पे कट करेगा वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो इमेज फॉर्म होगा तो वो यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हेड देख रहे हैं ना, हम लाइट ऑफ रे किधर से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से ले रहे हैं ना, ऊपर वाला पोजीशन पे ले रहे हैं। तो इसका ये वाला पोजीशन यहाँ पे बनेगा। मीन्स फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, है ना, और यहाँ पे हेड को ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपका एक इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसी में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि, है ना, कि जब आपसे पूछता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आप मिरर को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो फ्रेंड्स उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं उसका इमेज जो फॉर्म हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके यहाँ पे 2 पॉइंट, एक फोकस है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं फ्रेंड्स। तो आप बोल सकते हैं कि इमेज जो फॉर्मेशन हुआ, जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो बिटवीन क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हम इन्फिनिटी कंसिडर करके चलते हैं। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बना है। वो इमेज आपका कैसा फ्रेंड्स, वर्चुअल है या रियल है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रियल में ये दोनों रे ऑफ लाइट कट किया है ना, रियल में एक दूसरे को कट किया। तो ये जो हमारा इमेज होगा ये हमारा रियल इमेज होगा। हम वो भी केस देखेंगे कि फ्रेंड्स जब रियल में कट नहीं करेगा, उसको एक्सटेंड करने पे कटता हुआ अपीयर होगा, तो फ्रेंड्स वो हमारा वर्चुअल होगा। लेकिन यहाँ पे रियलिटी में देख रहे कट हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और कैसा इमेज है फ्रेंड्स, इन्वर्टेड है ना, ऑपोजिट इन्वर्टेड उल्टा है फ्रेंड्स, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से था, यानी जो एक्स एक्सिस पे हमारा ऊपर की तरफ खड़ा था, और उसका इमेज कैसा बना फ्रेंड्स, उस इमेज में उसका हेड नीचे आ गया है और बॉटम ऊपर चला गया। जबकि ऑब्जेक्ट जब हमारा था उसका हेड ऊपर था और बॉटम नीचे था, इसमें उल्टा हो गया है, हेड नीचे और बॉटम ऊपर चला गया। तो फ्रेंड्स हमारा ये इमेज उल्टा होगा और रियल होगा। साइज़ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, तो साइज़ जो है हमारा इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फ्रेंड्स, जो इमेज होगा, इमेज का साइज़ होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम इसको लिखते हैं। तो एक बात फ्रेंड्स आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी इमेज फॉर्मेशन आपका अगर रियल इमेज होता है तो वो इन्वर्टेड होगा ही। अगर कहीं पे कोई इमेज लिखा हुआ है कि इमेज इसका इरेक्ट हो रहा है,
तो फ्रेंड्स वो कैसा इमेज, कभी भी इरेक्ट जो इमेज होगा वो हमेशा हमेशा वर्चुअल होगा। अगर आपके बुक में कहीं लिखा हुआ ऐसा है कि इमेज जो है वो आपका इरेक्ट है, तो फ्रेंड्स आप कंफर्म हो जाइए कि वो इमेज आपका वर्चुअल है, कभी भी रियल नहीं हो सकता। जब भी रियल होगा इस मिरर के केस में, तो जब भी आपका रियल होगा तब तक आपका इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और जब आपका क्या कहते हैं इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, तो वो आपका वर्चुअल होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रियल है, रियल का भाई आपका इन्वर्टेड है और वर्चुअल का भाई आपका क्या कहते हैं इरेक्ट है ना। वर्चुअल का भाई इरेक्ट है और रियल का भाई आपका इन्वर्टेड है। तो जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होना पड़ेगा, अगर आपका इरेक्ट है तो उसको वर्चुअल भी होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए हमारा यही है, बाकी सारे केसेस को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी है ना, आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सके आप ही की तरह। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप फ्रेंड्स इसको दोस्तों में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।